हेलो एंड वेलकम बैक टू करंट एग्ज़ाम। तो 8 से 14 सितंबर के बीच के कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आज हम उनको देखेंगे। कौन कौन से आर्टिकल हैं? जेन ज़ी प्रोटेस्ट जो अभी नेपाल में चल रहा है, ग्रेइंग विद ग्रेस यानी जो आने वाले समय में हमारे इंडिया में ओल्ड पॉपुलेशन की संख्या बढ़ने वाली है उसके बारे में आर्टिकल है। NIRF इंडिया रैंकिंग्स, ये इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग्स के बारे में है। टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस यानी टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर जिन पर हम अदर कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट हैं, इससे संबंधित ये आर्टिकल है। इस लेक्चर का PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। तो चलिए आज का पहला आर्टिकल देखते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ बिहाइंड नेपाल्स रेज, यानी नेपाल में जो प्रोटेस्ट हुआ है जेन जीज़ का, उसका रीज़न क्या है, आइए देखते हैं। द जेन जी प्रोटेस्ट इन नेपाल बिगैन एज अ मूवमेंट अगेंस्ट द बैन ऑन सोशल मीडिया आउटलेट्स एंड करप्शन। तो इसमें बताया कि जेन जी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है नेपाल में, उसका जो इमीडिएट रीज़न है वो है सोशल मीडिया आउटलेट्स पर बैन लगाना, जैसे कि यूट्यूब है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब चीज़ों में बैन लगा दिया गया था। और जो बैकग्राउंड रीज़न है वो है करप्शन। To approximate reasons apart, political instability marked by frequent changes in government and unethical alliances has kept Nepal's stark societal inequalities intact, especially among youth who are forced to immigrate due to soaring unemployment. तो करप्शन के अलावा राजनीतिक अस्थिरता, फ्रीक्वेंट चेंजेस यानी हर 1-2 साल में गवर्नमेंट में बदलाव हो रहे थे, अनएथिकल अलायंस बन रहे थे, यानी जो हारे हैं वो भी रूलिंग पार्टी के साथ मिल रहे हैं, अलायंस बना रहे हैं। इन सब चीज़ों की वजह से वहाँ करप्शन बरकरार रहा है। इनइक्वालिटी इसी वजह से बढ़ी है, क्योंकि वहाँ पे कोई ग्रोथ और डेवलपमेंट या एम्प्लॉयमेंट पे कोई ध्यान नहीं है। वहाँ पे सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स अपने अपने हितों को साध रहे थे। इससे क्या हुआ कि वहाँ पे इनइक्वालिटीज़ वैसे की वैसे बनी हुई है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से वहाँ के जो यूथ है वो दूसरे देशों में जाकर रोज़गार ढूंढने के लिए मजबूर थे। तो इन सब चीज़ों की वजह से वहाँ पे जेन जी प्रोटेस्ट हुआ। KP ओली, जिन्होंने अभी अभी रिज़ाइन किया है, इन्होंने 2024 में गवर्नमेंट बनाया था। पहली इलेक्टेड सरकार 1990 में बनी थी, उसके बाद 2024 में ये 30वीं सरकार थी। तो अब समझिए कि 34 सालों में 30 बार सरकार बनी है, यानी कितना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहाँ पे बनी हुई है। वहाँ पे किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना कभी भी फुल टर्म को कंप्लीट नहीं किया है ना। तो जब सरकार स्थिर नहीं होगी तो पॉलिसी वहाँ पे स्थिर नहीं होगी। जब पॉलिसी स्टेबिलिटी नहीं होगी तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। जब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो वहाँ पे रोज़गार नहीं बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वहाँ पे इनइक्वालिटी इंटैक्ट रही, वैसे का वैसे ही बनी रही, कमी उसमें आई ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जेन जी प्रोटेस्ट हुआ है। ठीक, यही चीज़ यहाँ पे बताया कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इनइक्वालिटी बनी रही। जो रिच थे वो रिच ही रहे, पुअर पुअर ही रहे। रूरल और अर्बन एरियाज़ में जो डिफरेंस है वो भी बना रहा। जो पढ़े लिखे थे वो पढ़े लिखे रहे, जो कम पढ़े लिखे थे वो वैसे के वैसे ही बने रहे, उन्हें मौका ही नहीं मिला पढ़ने का। तो जो अभी मैंने डिस्कस किया वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इन सारी करप्शन और इंस्टेबिलिटी, इनइक्वालिटी की वजह से ये जो प्रोटेस्ट हुआ, जिसको बोला गया जेन जी वर्सेस नेपो किड्स। जेन जी माने आज के टाइम के जो नए यूथ हैं, और नेपो किड्स का मतलब जो मंत्रियों के बच्चे हैं। मंत्री अपने बच्चों को तो हर जगह सेट कर लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ जय शाह है, राजनाथ सिंह के बेटे हैं, अनुराग ठाकुर के भाई हैं। ये सब अपने अपने बच्चों को तो अपने या और ख़ुद को जो है एकदम इस्टेब्लिश कर लेते हैं। बाकी जो आम जनता है, उनके जो बच्चे हैं वो बेचारे आज भी गवर्नमेंट जॉब के लिए घिस रहे हैं, उनके लाइवलीहुड के लाले पड़े हुए हैं। तो इस वजह से वहाँ पे जेन जी वर्सेस नेपो किड प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना? क्योंकि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट 2022-23 में 12.5% था, जो कि आज के टाइम में लगभग 23% पहुँच गया है। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे यूथ प्रोटेस्ट करेंगे ही करेंगे। लगभग 17% इंडिविजुअल वहाँ पे पुअरेस्ट हाउस होल्ड के हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिनको कहीं कोई रोज़गार नहीं मिला है। और जब रोज़गार की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑब्वियसली कम ही होगा। जो नेपाल का यूथ है वो डबल डिसएडवांटेज फेस कर रहा था। पहला, एक तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, दूसरा
क्योंकि उनको मालूम है कि अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, तो इस वजह से वो अब यूथ वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्टिवली तलाश नहीं कर रहा है ना। तो ये डबल डिसएडवांटेज है वहाँ के यूथ फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर यूथ अब्रॉड जाते हैं ताकि उन्हें वहाँ पे लाइवलीहुड के साधन उपलब्ध हो सकें, और फिर वो वहाँ से रेमिटेंस भेजते हैं, है ना। बाहर जाके वो रोज़गार करते हैं, नौकरी करते हैं, और वहाँ से वो अपना रेमिटेंस भेजते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि जब यूथ स्पेशली मेल बाहर जाएगा, दूसरे देश जाएगा, तो वहाँ पे जो उनका घर है, हाउस होल्ड है, उसको लीड कौन करेगा? फीमेल, है ना। तो वहाँ पे फीमेल हेडेड हाउस होल्ड्स लगभग डबल हो गए हैं पिछले 30 सालों में। 13.5% से लगभग 37% हो गए। 13.5% से 37% फीमेल हेडेड हाउस होल्ड वहाँ पे हो गए हैं, ठीक है। तो ये एक पैटर्न बताता है कि वहाँ पे मेल आउट माइग्रेशन सबसे ज़्यादा है। अभी जैसे मैंने बताया कि पिछले 30 सालों में 34 बार सरकार बनी है, तो इसकी वजह से वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, राजनीतिक अस्थिरता सबसे ज़्यादा है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि नेपाल हैज़ अचीव्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ना। दुनिया का सबसे ज़्यादा राजनीतिक अस्थिर देश इस समय नेपाल बन चुका है, ये रिकॉर्ड इन्होंने बना लिया है। और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है जो कि रेमिटेंस पर डिपेंड करती है, जिसकी इकॉनमी रेमिटेंस पर डिपेंड करती है। रेमिटेंस यानी कि जो दूसरे देशों में यूथ नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहाँ से वो पैसा भेजते हैं अपने देश को, ठीक है। तो इस वजह से नेपाल की जो इकॉनमी है वो रेमिटेंस पर डिपेंडेंट हो गई है, और ऐसी इकॉनमी ये दुनिया की चौथे नंबर की इकॉनमी बन चुकी है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और हाई अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से नेपाल की इकॉनमी को डाइवर्सिफाई नहीं किया जा सका, जॉब्स नहीं प्रोवाइड कर पाए, जिसकी वजह से सिटीजन्स को मजबूर होना पड़ा कि विदेशों में वो जॉब खोजें। रीज़न आपको समझ में आ गया होगा कि वहाँ पे जेन ज़ी प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। तो ये प्रीलिम से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन बहुत आराम से बन सकता है कि जेन ज़ी ये किस चीज़ से संबंधित है। वहाँ पे कई ऑप्शन दे देगा, वहाँ पे आपको सही ऑप्शन चूज़ करना है। अब यहाँ पे एक बार नेपाल का मैप देख लेते हैं। नेपाल इधर उत्तराखंड से बॉर्डर बनाता है, यूपी से बॉर्डर बनाता है, बिहार से बॉर्डर बनाता है, सिक्किम से बॉर्डर बनाता है, ठीक। तो ये बॉर्डर एरियाज़, बॉर्डर स्टेट हमें ध्यान में रखने हैं। तो ये था एक आर्टिकल। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की ओर। ग्रेइंग विद ग्रेस, इंडिया में पॉपुलेशन डायनेमिक्स है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि अभी यूथ की संख्या बहुत ज़्यादा है, बट अगले कुछ सालों में इंडिया में ओल्ड एज पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। GS1 सोशल इश्यूज़ यानी पॉपुलेशन वाले टॉपिक से रिलेटेड है। इसमें सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट के अनुसार कंट्री का जो क्रूड बर्थ रेट है और जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी कम हो गया है। क्रूड बर्थ रेट का मतलब द नंबर ऑफ एनुअल लाइफ बर्थ्स इन पॉपुलेशन पर 1000 पीपल, यानी 1000 लोगों में जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उसको क्रूड बर्थ रेट बोला गया है। और टोटल फर्टिलिटी रेट का क्या मतलब है? एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन अ वुमन विल हैव इन हर लाइफ टाइम टू रिप्लेस दैट जनरेशन। मीन्स कि एक महिला अपने जीवन काल में, अपने प्रोडक्टिव पीरियड में जितने औसत बच्चे पैदा कर सकती हैं उसको टोटल फर्टिलिटी रेट बोला गया। तो यहाँ पर सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्रूड बर्थ रेट है और जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो इंडिया का दोनों कम हो रहा है, काफ़ी कम हो गया है। 2023 के आंकड़े के अनुसार जो इंडिया का क्रूड बर्थ रेट है वो 18.4 हो गया है, जो कि 2022 में 19 था। और इसी तरह से TFR जो कि 2021-22 में 2 था, अब वो 1.9 हो गया है। इन दोनों में काफ़ी कमी आई है। रिप्लेसमेंट लेवल TFR जो होता है वो 2.1 होता है, ठीक है। तो CBR और TFR दोनों कम हो गया है। यहाँ पर दिया है कि अगर TFR टोटल फर्टिलिटी रेट अगर 2.1 से अधिक है तो यानी कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, और अगर लेस देन 2.1 है तो इसका मतलब है पॉपुलेशन अब घट रही है, ठीक। तो रिप्लेसमेंट लेवल TFR किसको बोलते हैं? 2.1 को। रिप्लेसमेंट लेवल माने कि जितने अभी जनसंख्या है उसी को पॉपुलेशन रिप्लेस कर रही है, ठीक है। तो उसको रिप्लेसमेंट लेवल TFR बोलते हैं, विच इज़ 2.1।
अब CBR और TFR में रीजनल डिफरेंसेस भी हैं भाई, हर स्टेट में तो एक जैसा तो नहीं होता है, हर जगह अलग अलग है। तो CBR सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? बिहार में। कितना है? 25.8। बर्थ रेट जिसको बोलते हैं बिहार में सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और सबसे ज़्यादा TFR कहाँ पे है? बिहार में ही है। कम कहाँ पर है TFR? वो है दिल्ली में। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब 18 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जिनका TFR रिप्लेसमेंट लेवल से कम है, यानी कि 2.1 से भी कम है। यानी कि 18 स्टेट और यूटीज़ में पॉपुलेशन काफ़ी कम हो रही है। और ज़्यादातर स्टेट जिनका TFR 2.1 से ज़्यादा है वो नॉर्थ इंडिया में ही हैं। उदाहरण के तौर पे बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। ठीक, तो ये भी एक डाटा है, ये भी ध्यान रखना है। आगे बता रहा है कि जो SRS का डाटा है उसके अनुसार 60 साल के ऊपर के लोगों की जो संख्या है वो 0.7% एक साल में बढ़ी है। और 60 साल से ज़्यादा लोग अब कितने हैं? 9.7% हैं टोटल पॉपुलेशन का। केरल में सबसे ज़्यादा एल्डरली पॉपुलेशन है, कितना है? 15%। जबकि सबसे कम कहाँ पे है? असम, दिल्ली, झारखंड में। 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोग सबसे कम कहाँ पे हैं? असम, दिल्ली, झारखंड। और सबसे ज़्यादा केरल में, कितना? 15%। तो अगर किसी देश में 60 साल से ज़्यादा लोगों की संख्या बढ़ जाती है तो वहाँ पे कौन कौन से इश्यूज़ आ सकते हैं? एक फाइनेंशियल इश्यूज़ आएगा, है ना, उनको सपोर्ट करने के लिए फाइनेंसेस चाहिए। एक यूनिवर्सल एक्सेस फॉर रिड्यूस्ड मोबिलिटी, मतलब उस एज में तो वो ज़्यादा मोबाइल नहीं हो सकते, मोबाइल मतलब ये जगह से दूसरी जगह ज़्यादा वो नहीं आ जा सकते, एक फ़िज़िकल कंस्ट्रेंट भी होता है, तो ये भी एक वहाँ पे उनके पास समस्या होगी। तो उनको आसपास ही चीज़ें उपलब्ध कराना सबसे बड़ी चुनौती है। फिर फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करना, है ना, क्वालिटी हेल्थ केयर होना चाहिए। केवल बिल्डिंग बना देने से कुछ नहीं होता, अच्छे डॉक्टर, अच्छी सर्विसेज वहाँ पे उपलब्ध कराना भी एक चुनौती होगी। और सोशल सपोर्ट सर्विस, यानी कि लेटर एज में बच्चे छोड़कर चले जाते हैं, अकेले गुजारा होता है, तो उन्हें एक सोशल सपोर्ट भी चाहिए, हर तरह की सिक्योरिटी चाहिए। ये भी एक चैलेंज होता है क्योंकि ये सारी नीड्स को पूरी करने के लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, जिसकी समस्या हमारे देश में है, रिसोर्स हमारे यहाँ बहुत कम है। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसमें ज़्यादातर फैक्ट ही है जो आपकी प्रीलिम्स में काम आएगा और मेंस में आप इन फैक्ट्स का यूज़ करके अपने आंसर को अच्छा बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की ओर। रैंकिंग पिटफॉल्स। यहाँ पे NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ने इंडिया रैंकिंग 2025 अभी जारी किया हुआ है, जिसमें इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग दी गई है, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस को कुछ कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग रैंकिंग प्रोवाइड करी गई है, उसके बारे में है इसमें। ये भी GS2 सोशल जस्टिस एजुकेशन टॉपिक के अंतर्गत आता है। इंडिया रैंकिंग्स ये कब से स्टार्ट हुआ है? 2016 से ये रिपोर्ट NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी कर रहा है। और इसमें टोटल कितने कैटेगरीज़ हैं? 17 कैटेगरीज़ हैं। 5 पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर ये रैंकिंग जारी की जाती है, जिनके आधार पर इंस्टीट्यूशंस को इवेल्युएट किया जाता है, मापा जाता है। कौन कौन सी 5 पैरामीटर्स हैं? पहला पैरामीटर है टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, यानी वहाँ टीचिंग क्वालिटी क्या है, स्टाफ क्या है, लर्निंग का क्वालिटी क्या है ना, रिसोर्स वहाँ पे कितने अवेलेबल हैं या कमी है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये एक पैरामीटर है जिससे 30% वेटेज दिया गया है। उसी तरह दूसरा पैरामीटर है सर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, इसे भी 30% वेटेज दिया गया है। तीसरा है ग्रेजुएशन आउटकम्स, इसे 20% वेटेज दिया गया है। चौथा है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, इसे 10% वेटेज दिया गया है। पांचवा है पीयर परसेप्शन, इसे 10% वेटेज दिया गया है। पीयर परसेप्शन का यहाँ पे मतलब है कि एक तरह से समझ लीजिए कि वहीं के लोगों से अपना फीडबैक भरवा लेना। किसी इंस्टीट्यूशन का फीडबैक अगर आप लेने जाएं, वहाँ के स्टाफ से ही फीडबैक ले लें, तो ये होता है एक पीयर परसेप्शन। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने इस पैरामीटर को लेकर एक चिंता जताया है कि अगर हम एम्प्लॉयर्स से ही फीडबैक लेंगे, प्रोन टू इन्फ्लुएंस डिसीजन होता है, यानी कि इनका जो ये फीडबैक होता है ये सच कभी नहीं बताएगा, इससे सच नहीं पता चलता है ना। तो इस पैरामीटर को लेके ये चिंता जताई गई है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है।
यहाँ पे बताया कि इट डिपेंड्स हैवली ऑन बिब्लियोमेट्रिक डाटा, मतलब जो स्टैटिस्टिकल डाटा होते हैं उन पर ये ज़्यादा डिपेंडेंट है। और किस पे ज़्यादा डिपेंडेंट है? सेल्फ डिक्लेयर्ड इनपुट्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस, यानी इंस्टीट्यूशंस अपने ही बारे में जो इनपुट दे देते हैं उन्हीं पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो इस हिसाब से जो इंडिया रैंकिंग जारी की जाती है वो सही रैंकिंग को नहीं दर्शाती, क्योंकि हम अपने आप को ही रेट कर रहे हैं, तो हम कभी अपने आप को ख़राब तो रेट नहीं करेंगे ना। इस वजह से जो इंडिया रैंकिंग्स है उस पर सवाल उठ रहे हैं। इस आर्टिकल में बस इतना ही जानना ज़रूरी है। बाकी हमें ये जानना आवश्यक है कि जो इंडिया रैंकिंग्स अभी जारी हुई हैं उनमें कौन कौन से इंस्टीट्यूट टॉप पर हैं। तो यहाँ पर देखें, अगर ये ओवरऑल अगर देखें तो आईआईटी मद्रास पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे आईएससी बेंगलोर, तीसरे नंबर पे आईआईटी बॉम्बे, चौथे नंबर पे आईआईटी दिल्ली एंड पाँचवें नंबर पे आईआईटी कानपुर है, यानी यूपी से एक ही है। बाकी आईआईटी मद्रास 2024 और 2025 दोनों साल ओवरऑल टॉप पे रहा है। इसी तरह इंजीनियरिंग में भी आईआईटी मद्रास ही दोनों साल टॉप पे रहा है। मैनेजमेंट में भी दोनों साल आईआईएम अहमदाबाद ही टॉप पे रहा है। यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें तो दोनों साल आईआईएससी बेंगलोर ही टॉप पे रहा है। और कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो हिंदू कॉलेज ही दोनों साल टॉप में रहा है। तो हमें ओवरऑल कैटेगरी पे फोकस रखना है, यूनिवर्सिटीज़ पे फोकस रहना है। तो इस आर्टिकल में कुछ खास नहीं था, पर ये जानना ज़रूरी है, तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे डिस्कस किया। अब अगला आर्टिकल देखते हैं, द लॉन्ग मार्च अहेड टू टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस। इस आर्टिकल में टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस के बारे में बताया गया कि हम टेक्नोलॉजिकली कितने डिपेंडेंट हैं अदर कंट्रीज़ पे, और कहा है कि हमें अपनी खुद की टेक्नोलॉजी बनानी होगी, इस सेक्टर में भी हमें इंडिपेंडेंस गेन करना होगा। ये भी GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। आइए देखते हैं क्या लिखा है इसमें। ट्रू इंडिपेंडेंस टुडे रिक्वायर्स मोर देन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, इट डिमांड्स टेक्नोलॉजिकल सॉवरेंटी। यानी आज के समय में केवल पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, पॉलिटिकल स्वतंत्रता ही नहीं, टेक्नोलॉजिकल संप्रभुता भी बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? आगे देखिए लिखा हुआ है इसमें। क्योंकि मॉडर्न वॉर, जो आज के ज़माने के जो युद्ध हैं वो जो लड़े जाते हैं वो सॉफ्टवेयर और ड्रोन से लड़े जाएंगे, बुलेट और बॉम्ब से नहीं लड़े जाते। सॉफ्टवेयर और ड्रोन्स का मेजर प्रयोग रहता है, ठीक है। इसलिए आजकल साइबर सिक्योरिटी पर भी बहुत ज़्यादा फोकस है। हमारे जो बैंक्स हैं, ट्रेन है, पावर ग्रिड, ये सारे इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं, और ये सारे किस पे बेस्ड हैं? सॉफ्टवेयर पे बेस्ड हैं। तो हमें अपना टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं जो कि दूसरे कंट्रीज़ ने बनाया है, और हम उन टेक्नोलॉजीज़ के लिए दूसरे कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट हैं, तो अगर उनसे हमारा कभी युद्ध होता है तो सबसे पहले वो हमारी टेक्नोलॉजी बंद कर देंगे वहाँ से, क्योंकि सारा कंट्रोल तो उनके पास ही रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आईफोन यूज़ कर रहे हैं, अभी अभी 17वां लॉन्च हुआ है। आईफोन iOS पर बेस्ड है, ठीक। तो इसको कौन कंट्रोल करता है? एप्पल कंपनी कंट्रोल करती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अमेरिका में है। तो हमारा अमेरिका के साथ जैसे अगर कभी युद्ध छिड़ जाए, अभी तो ये टैरिफ और केवल चल रहा है, इन केस फुल फ्लेज्ड वॉर अगर होता है तो अमेरिका क्या कहेगा? एप्पल से कहेगा कि वहाँ पे जितने एप्पल डिवाइसेस हैं या तो उनको टैप करो या तो उनकी सेवाएं वहाँ पे रोक दो। तो क्योंकि एप्पल का कंट्रोल iOS पर है तो ये क्या करेगा? हमारी क्लाउड सर्विसेज को बंद कर देगा। जब क्लाउड सर्विसेज को बंद कर देगा तो हमारे जो डिवाइसेस हैं वो क्या होंगे? किसी काम के नहीं रह जाएंगे। तो इस वजह से हमें खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना होगा। OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसी टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस की बात यहाँ पे कही जा रही है। देखो यही चीज़ लिखा है कि अ स्मॉल नंबर ऑफ कंपनीज प्राइमरली फ्रॉम सिंगल कंट्री बिल्ड एंड कंट्रोल दीज सिस्टम्स। एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सारे कहाँ हैं? अमेरिका में। और ये सारे हमारे डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं। यानी हम टेक्नोलॉजिकली डिपेंडेंट हैं इन्हीं स्मॉल नंबर ऑफ कंपनीज़ पे, जो कि सिंगल कंट्रीज से सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करने में सक्षम है ना। तो ये जो डिपेंडेंस है ये हमारी सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी है, सबसे बड़ी कमजोरी है। देखो अभी जो मैंने डिस्कस किया वही यहाँ पे लिखा है कि अगर कंपनीज चाहें तो क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो सर्विसेज हैं बंद कर देंगे, तब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस आज के टाइम की सबसे बड़ी कमजोरी है। सोल्यूशन क्या है? टेक्नोलॉजिकल ऑटोनॉमी। हमें अपनी खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी। तो उसके लिए भी यहाँ पे तरीके बता रखे हैं कि द ओपन सोर्स मॉडल ऑफर्स अ पाथ टू अ सोल्यूशन। अब ये ओपन सोर्स मॉडल क्या है?
देखो, ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका जो सोर्स कोड है यानी प्रोग्रामिंग कोड वो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होता है और इसे कोई भी व्यक्ति यूज़ कर सकता है अध्ययन के लिए या इसमें कुछ बदलाव के लिए। ठीक है, तो ओपन सोर्स मॉडल को इंडिया में फॉलो किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे जैसे एंड्रॉयड है, लाइनक्स है, एडोब है, ये सारे ओपन सोर्स पर बेस्ड हैं। बट इन सभी का की कंट्रोल जो है पावरफुल कंपनीज़ के द्वारा होता है जो कि विदेशों से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि इंडिया कैन क्रिएट इट्स ओन वर्जन्स ऑफ लाइनक्स एंड्रॉयड दैट आर सेफ एंड फ्री ऑफ बैकडोर्स। यानी इंडिया लाइनक्स और एंड्रॉयड जैसे सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम अपने खुद के बना सकता है। यानी इंडिया अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकता है ओपन सोर्स मॉडल पे बेस्ड। ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है। देखो, पर यहाँ पे ये कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम या इस तरह के मॉडल बनाना तो आसान है, बट इन्हें लॉन्ग टर्म सपोर्ट और मेंटेन करना सबसे बड़ा चैलेंज है। उसके लिए फंडिंग की और एक्सपर्टीज़ दोनों की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे जितने आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनकी एक टीम बनाई जानी चाहिए जो इसका भी एक सलूशन निकालें। अब यहाँ पे एक चीज़ और कह रहा है कि अचीविंग हार्डवेयर सॉवरेंटी इज़ ग्रेटर चैलेंज देन सॉफ्टवेयर सॉवरेंटी। भाई सॉफ्टवेयर मान लो आईटी प्रोफेशनल्स ने मिलकर बना भी लिया, अब हार्डवेयर के लिए तो हमें रेयर अर्थ वगैरह चाहिए, चिपसेट चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, फंडिंग चाहिए उसके लिए भी अलग से। तो ये सॉफ्टवेयर सॉवरेंटी से ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। देखो ये चीज़ यहाँ लिखा है, बिल्डिंग सोफिस्टिकेटेड सेमीकंडक्टर रिक्वायर्स मैसिव लॉन्ग टर्म नेशनल इन्वेस्टमेंट। इस सेमीकंडक्टर चिप वगैरह बनाने के लिए बहुत ज़्यादा नेशनल इन्वेस्टमेंट चाहिए, चिप डिज़ाइन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए और इसका सप्लाई चेन मैनेज करने के लिए भी। ठीक, तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को डेवलप करने के लिए क्या चाहिए, साउंड बिजनेस मॉडल एक चाहिए। एक ऐसा बिजनेस मॉडल हमें तैयार करना होगा, इंडिया को तैयार करना होगा, जो चिपसेट का प्रोडक्शन और सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट ये दोनों बिना किसी रुकावट के हो सके, है ना। इसके लिए बढ़िया फंडिंग हो सके। फंडिंग कहाँ से कर सकते हैं, गवर्नमेंट फंड कर सकती है और प्राइवेट सेक्टर से भी फंड मिल सकता है अगर प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज़ किया जाए। कैसे इंसेंटिवाइज़ कर सकते हैं, टैक्स कट, है ना, उनको टैक्स से राहत दे दें, या और क्या कर सकते हैं, कागजी वर्क कम कर सकते हैं, आसानी से सारे क्लियरेंस उन्हें मिले और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट हो सके। तो ये सारे कदम उठाने होंगे। तो इस आर्टिकल में और ज़्यादा कुछ नहीं था, 2-4 बातें थी, पर इम्पॉर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से। ये सिक्योरिटी में भी पूछा जा सकता है कि वॉरफेयर का आजकल तरीका केवल बम फोड़ना या बुलेट्स का यूज़ करना ही नहीं है। आजकल वॉरफेयर का एक नया तरीका है, वो क्या है, टेक्नोलॉजी। तो अपने विचार रखिए, अपने आंसर को सब्सटेंशिएट करिए, है ना, इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इस हफ्ते इंडिया और चाइना पर भी आर्टिकल्स काफ़ी आए हुए हैं, बट वो आर्टिकल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसके बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में शो हो रहा होगा, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, आर्टिकल्स आपको समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।